डिस्कस अबाउट रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्रोकन बोन है वो कैसे रिपेयर होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास जो बोन्स हैं वो हमें एक रिमार्केबल स्ट्रेंथ देती हैं, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं और अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। वो किसकी वजह से? हमारे बोन्स, हमारे स्केलेटन की वजह से। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं, हालाँकि बहुत हार्ड इन नेचर होने के बावजूद भी वो टूट जाती हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट है यूथ के अंदर और ओल्ड एज में कैसे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो टूट सकती हैं। तो जब आप यंग एज में होते हैं तो क्या हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, जब मिसाल के तौर पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आप एक-दूसरे के अंदर यानी कि ऐसा कोलैप्स करें। 2 प्लेयर्स जब आपस में लगते हैं तो इंजरी आ जाती है, तो उस सूरत में आपकी जो बोन है वो भी टूट सकती है। उसके अलावा ये है कि आपके रोड एक्सीडेंट्स वगैरह उसके अंदर भी आपकी जो हड्डियाँ हैं वो टूट सकती हैं। या फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात आप सीढ़ियों वगैरह से स्लिप कर जाते हैं या गिर जाते हैं, तो उस सूरत में आपकी जो हड्डी है वो टूट सकती है और सम टाइम टूट भी जाती है। लेकिन जो ओल्ड एज में है ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं, लेकिन जो बुढ़ापे में है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो थिन और वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उनके ऊपर थोड़ा-सा भी बर्डन आने पे या अगर वो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा-सा भी ज़्यादा वेट उठा लें तो उनकी जो हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है। अब देखते हैं कि हमारी जो टूटी हुई हड्डियाँ हैं उन्हें ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले ये है कि रिडक्शन फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट वो करी जाती है कि सबसे पहले जो है रीअलाइनमेंट की जाती है। जब यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी एक हड्डी है, वो टूट गई है, अपनी जगह से सिरक चुकी है, तो उसे सबसे पहले क्या किया जाता है अलाइनमेंट की जाती है ताकि वो एक जगह पे आ जाए। अब यहाँ पे अलाइनमेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल अलाइनमेंट है जो ऑलमोस्ट 90% लोगों को इसी से ही रिलीफ मिल जाता है, तो वो है फिजिशियन हैंड, यानी फिजिशियन अपने हैंड्स को यूज़ करते हुए उस जो बोन है उसे अपनी प्रॉपर जगह पे ट्विस्टिंग या किसी तरह लेके आते हैं। तो उसके बाद यानी कि फर्दर प्रोसेस वगैरह फॉलो किया जाता है। अगर थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स मामला हो चुका है तो उस सूरत में क्या होता है कि सर्जरी की जाती है, उस एरिया को कट लगा के ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद उन जो बोन्स को अलाइन किया जाता है। अब ओपन रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि जब आपकी जो बोन्स हैं उन्हें अलाइन करने के बाद एक जगह पे फिक्स रखने के लिए वहाँ पे मिसाल के तौर पे ये आपकी ब्रोकन यानी बोन है, तो क्या करा जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की वायर्स वगैरह यूज़ की जाती हैं या फिर आपकी पिन्स इस्तेमाल की जाती हैं जो ड्रिल भी सम टाइम करना पड़ सकता है, जिन्हें आपकी बोन के अंदर ओपन रिडक्शन में ये किया जाता है। अब ठीक है, सब कुछ हो गया, प्रॉपर अलाइनमेंट हो गई। अलाइनमेंट होने के बाद वो चीज़ अपनी जगह रहे, उसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं कास्टिंग का। कास्टिंग का प्रोसेस करते हैं, कास्टिंग के अंदर हमें पता है कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं, ठीक है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के की एक कोटिंग करते हैं उस टूटे हुए हिस्से के ऊपर, ताकि उस हिस्से को इम्मोबिलाइज़ किया जा सके और आपका जो बॉडी का नेचुरल सिस्टम है उसे हील आउट कर सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप उस एरिया को कवर कर, मिसाल के तौर पे आपका बाजू फ्रैक्चर है तो बाजू के ऊपर आप कास्टिंग करवा देते हैं और उसे एक स्पेसिफिक टाइम तक आप अपने बाजू को उसके अंदर बंद रखते हैं, ताकि जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके और आपकी जो बोन है मुकम्मल तौर पे रिपेयर हो सके। अब देख लेते हैं कि रिपेयरिंग के अंदर कितने फेजेस इन्वॉल्व हैं, फेजेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द बोन्स। बेसिकली इसके अंदर 4 हमारे पास प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, जिसके ऊपर हीमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है, कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस, असल में ये सॉफ्ट कैलस होगा, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन और आखिर में आएगा रीमॉडलिंग। अब इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि जब आपको इंजरी होती है, इंजरी के वक्त आपकी जो बोन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद जैसा कि हमें पता है कि हमारी बोन्स के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हमें ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, तो वो ब्लड सप्लाई जो है वो भी डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इंटरनल ब्लीडिंग को क्या कहेंगे? हम हेमरेज कहेंगे, ठीक है।
अब इसके अंदर होता क्या है कि आपके नेचुरली वहाँ पे जो एरिया जहाँ पे आपको कोलैप्स की वजह से आपकी बोन फ्रैक्चर कर गई है, उस एरिया में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से एक मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड बनना शुरू हो जाता है। यानी ये इसके बनने के पीछे भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसे फर्दर पार्ट्स में रोकने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, जिसकी फिर इस एरिया में जो हमारे पास एक क्लॉट टाइप सा बनता है, इसे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन जब साफ ज़ाहिर है ब्रेकेज होगी और ब्लड आपका बाहर जाएगा तो ये एक पेनफुल सेंसेशन क्रिएट करेगा। ठीक है? हीमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपकी जो बोन टूटेगी, बोन टूटने के बाद क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल से ब्लड की सप्लाई बाहर जाएगी। ब्लड की सप्लाई बाहर जाएगी, उसे रोकने के लिए एक समझो कि क्लॉट वगैरह बनेंगे, उस क्लॉटिंग को हीमाटोमा फॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ पे जो आपको एक नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? कैलस फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप होगा। कैलस फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि जो आपका यहाँ पे अब हीमाटोमा बन गया है, यहाँ पे यानी कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। क्या होगा कि इसके अंदर नेचुरली हमारी कैपिलरीज डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगी। कैपिलरीज डिवेल्प होंगी इस हीमाटोमा के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी कैपिलरीज हैं इस हीमाटोमा को रिपेयर करेंगी। रिपेयर करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारा डेब्रिस वगैरह वेस्ट मटेरियल है उसे ख़त्म करेंगी और इसका साइज़ छोटा करेंगी। ठीक है? अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना स्टेप। उसके बाद क्या होगा, जब क्लियरेंस होना शुरू हो जाएगी तो हमें पता है कि हमारे बोन जो सेल्स हैं, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट वगैरह जो हैं उस एरिया के अंदर मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? अब ओस्टियोब्लास्ट का आपको पता है कि ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ठीक है? और ये हमारे पास मैच्योर बोन सेल्स हैं। यानी ये अब उस एरिया में जाएंगे जहाँ पे हमारा हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है? वहाँ पे कैपिलरीज डिवेल्प हो गई। अब ये उस जगह पे जाएंगे, वहाँ पे साफ ज़ाहिर है एक गैप बना हुआ है, उस गैप को पूरा भी तो करना है। अब ये फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट उस जगह पे जाएंगे और उस जगह को फिल अप करेंगे, ताकि वहाँ पे जो हीलिंग का प्रोसेस है या उसके अंदर जो एक गैप आया हुआ है उसे अच्छे से यानी पूरा किया जा सके, टू कंस्ट्रक्ट द बोन। ठीक है? कौन सा स्टेप हमारा हो गया? सबसे पहला स्टेप के वहाँ पे ब्रेकेज हुई, हमारे पास हीमाटोमा बना। हीमाटोमा के बाद क्या हुआ? सॉफ्ट कैलस की बारी आ गई। सॉफ्ट कैलस के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे इस पार्ट के अंदर हमारी कैपिलरीज जाना स्टार्ट हो गई। कैपिलरीज जब गई हैं तो उनके अंदर ब्लड होता है, ब्लड के साथ वो फाइब्रोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट वहाँ लेके गई। उसके बाद अब क्या होगा कि वहाँ पे हार्डनेस स्टार्ट हो जाएगी, बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन के अंदर हमने जैसा देखा हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट वगैरह वहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि वहाँ पे जो हमारा सॉफ्ट कैलस है वो बोनी कैलस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ओस्टियोसाइट्स के साथ साथ वहाँ पे कैल्शियम की डेपोजिशन, फॉस्फेट की डेपोजिशन और कोलेजन की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये यानी कि समझो कि उसकी हीलिंग हो रही है यहाँ पे हमारी बोन की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा उसके अंदर है हमारे पास रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मतलब कि री का मतलब अगेन, मॉडलिंग मतलब कि उसे एक किसी प्रॉपर शेप में दोबारा किसी शेप के अंदर लेके आया जा रहा है, इसे हम रीमॉडलिंग कहेंगे। क्या होता है कि रीमॉडलिंग के स्टेप तक आते आते आपको बहुत सारे सेवरल मंथ्स लग जाते हैं। सेवरल मंथ क्योंकि ये जो ऊपर वाले 3 स्टेप हैं ये आराम आराम से हो रहे होते हैं, इसी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। और ख़ास तौर पे अगर आप ओल्ड एज में हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि बहुत सारे मंथ के बाद आपका जो बोनी कैलस है वो रीमॉडल होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास आते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट हमें पता है कि बोन डिसॉल्विंग सेल है, यानी कुछ ये डिसॉल्विंग मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ ख़त्म करेंगे। तो होता क्या है कि
फाइनल स्ट्रक्चर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक बोनी कैलस वगैरह बन चुका है। अब साफ ज़ाहिर है ये कुछ ओवर मटेरियल यहाँ भी लगा हुआ है, ओवर मटेरियल यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपको ज़रा ऑकवर्ड भी और यानी कि लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ समथिंग एक्स्ट्रा है। तो ओस्टियोक्लास्ट आते हैं, क्या आते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट आते हैं, इस जगह को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं ओरिजिनल बोन के अंदर। यानी कि होगी तो वही बोन, लेकिन उसकी मॉडलिंग वहाँ फिनिशिंग इतना अच्छा कर दिया उन्होंने कि जो बोन निकलेगी वो एकदम कैसी होगी? सिमिलर एज ओरिजिनल और अनब्रोकन बोन। यानी कि अगर इसे देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम ओरिजिनल जैसी होगी और ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई फ्रैक्चर आया ही नहीं था। और उसके बाद जो ये बोन है इसका हम कास्टिंग यानी कि हटा देंगे और क्या होगा कि ये जो हमारी बोन है जिस तरह ये पहले काम करती थी, अपने मैकेनिकल स्टिमुलाई वगैरह इसे मिलते थे, ये उसे यानी कि रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी। उस नतीजे में क्या होगा कि हम अपना वेट भी उठा सकेंगे और जो नर्व इम्पल्स वगैरह आएगी उसे भी हम अपना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकेगा हमारा वो वाला पार्ट। ठीक है, ये बेसिकली था कि हमारा रिपेयरिंग ऑफ बोन कैसे हो रही है। यूथ और ओल्ड में कैसे कैसे आपको इंजरीज आ सकती हैं, ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं? क्लोज्ड ओपन यानी कि आप किसे इसे रीअलाइनमेंट कर सकते हैं, कास्टिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस्तेमाल करके इसका क्या रोल है। अब उसके बाद इसके हमने फेजेस के बारे में बात किया था, हीमाटोमा, सॉफ्ट कैलस, बोनी कैलस, रिमॉडलिंग के बारे में बात करा था। हीमाटोमा नाम से याद रखना है आपने कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, हीमाटोमा बनेगा। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसके अंदर कैपिलरीज फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आपका सॉफ्ट कैलस जो है बोनी कैलस के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो होगा एक्स्ट्रा मटेरियल की रिमूविंग होगी जिसे हम कहेंगे रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग के बाद आपकी जो बोन होगी वो बिल्कुल ओरिजिनल बोन की तरह आ जाएगी और आप बिल्कुल अपने पहले की तरह फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। ये बेसिकली था हमारे पास रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन।